आज हम बात करेंगे सार्त्र के एंग्विश की, कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्विश। तो सार्त्र एंग्विश से क्या समझते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्विश उनके पूरे एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी में क्या रोल प्ले करता है, इसको कुछ पॉइंट्स के आधार पे हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सार्त्र की पूरी फिलॉसफी में फ्रीडम एक सुप्रीम वैल्यू के रूप में आता है और फ्रीडम इतना एब्सोल्यूट है वहाँ पे कि कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता। तो जैसे ही आप फ्रीडम की बात करते हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के संदर्भ में एंग्विश की चर्चा होती है। एंग्विश का हिंदी अर्थ है पीड़ा, वेदना, व्यथा, एंग्जाइटी। वो इस वर्ड को किरकेगार्ड से बोरो करते हैं और कहते हैं कि इमीडिएट गिवन है ये। फ्रीडम इज इमीडिएट गिवन ऑफ कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का वो मोड है जो कि आपको तुरंत दी गई है। और इसको वो समझाते हुए बोलते हैं कि इसके 3 फॉर्म होते हैं, 3 तरीके से एंग्विश होती है हमारे सामने। और फर्स्ट वो बोलते हैं कि एंग्विश इन द फेस ऑफ द पास्ट, मतलब भूतकालीन स्थितियों को देखते हुए हमको एंग्विश होती है। सेकेंड, एंग्विश इन द फेस ऑफ द फ्यूचर, भविष्य को देखते हुए भी एंग्विश होती है हमको। भविष्य के सामने देखते हैं तब भी एंग्विश होती है। दुश्चिंता या चिंता जिसको हम कहते हैं, या और थर्ड बोलते हैं कि एंग्विश इन द फेस ऑफ निहिलिज्म, इसी को बोलते हैं एथिकल एंग्विश। तो हम इस तीनों पार्ट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एंग्विश से कैसे बचा जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में वो बात करते हैं कि एंग्विश इन द फेस ऑफ द फ्यूचर, फेस ऑफ द पास्ट, मतलब भूतकालीन स्थितियों के सामने एंग्विश कैसे होती है, उसका एक वो एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी जो चेतना है, चेतना के 2 रूपों की हमेशा वो बात करते हैं कॉन्शसनेस की, कि बीइंग इन इटसेल्फ एंड बीइंग फॉर इटसेल्फ। तो जो बीइंग इन इटसेल्फ है वो हमारा एसेंस है, मतलब जड़वत है, उसके बारे में हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो जैसा है वैसे ही है। तो वो पास्ट हमारा जैसे है वो वैसे ही है, उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकते। बीइंग फॉर इटसेल्फ है जो कि हमेशा निर्मित होती रहती है, हमेशा अपने चॉइसेस के कारण वो अपना एक न्यू मीनिंग हमेशा अडॉप्ट करती रहती है, न्यू मीनिंग देती रहती है वो। तो इस सेंस में अगर हम देखें कि एंग्विश इन द फेस ऑफ द पास्ट वो क्या है, तो वो एग्जाम्पल देते हैं किसका, और वो एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस उसकी करते हैं वो, और ये बताते हैं कि सपोज कीजिए कि एक रिफॉर्म गैम्बलर या रिफॉर्म अल्कोहलिक पर्सन है। रिफॉर्म मतलब उसने अपने को, जैसे मान लो एक शराब का लती है, उसने संकल्प करता है, रेजोल्यूशन लेता है, या एक गैम्बलर है जो जिसको जुआ खेलने की आदत है और वो अपने को इस तरह से अपनी आइडेंटिटी को फिक्स करना चाहता है कि नहीं, अब वो रेजोल्यूशन लेता है कि नहीं, वो अब आगे से जुआ नहीं खेलेगा या आगे से शराब वो नहीं पिएगा। तो वो रिफॉर्म्ड, अपने को रिफॉर्म्ड एडजेक्टिव लगाता है कि वो रिफॉर्म्ड है, अब सुधर गया है, सुधरा हुआ है वो, अब पहले वाला आइडेंटिटी नहीं है। जैसे पहले वो हमेशा क्या करता था कि उसकी हैबिट में थी या तो गैम्बलिंग करना या अल्कोहल लेना। अब एक टाइम में वो डिसीजन लेता है कि जितना भी अब होगा, अब आगे से वो न तो गैम्बल करेगा या न अल्कोहल लेगा। लेकिन दोनों एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं एक ही टर्म में है। और हम जब देखते हैं कि वो जब गेमिंग टेबल के पास जाता है जो गैम्बलर है, तो वो जो अपना पुराना डिसीजन लिया होता है, जो रेजोल्यूशन लिया होता है कि नहीं वो अब गैम्बलिंग नहीं करेगा, उस चीज से वो क्या करता है, उस चीज से मेल्ट अवे हो जाता है। इसका मतलब है कि उस चीज से को भूल जाता है, गायब कर देता है, विस्मृत कर देता है कि नहीं
और जैसे ही वो गैम्बलिंग टेबल के पास जाता है, गेमिंग टेबल के पास, उसका टेम्पटेशन होने लगता है कि अरे नहीं, या अल्कोहलिक के पास, जो अल्कोहलिक होता है वो सामने देखता है, वो पार्टी में जाता है, ऐसे करता है, उसको टेम्पटेशन होता है और अपने जो उसने पास्ट का रिजोल्यूशन लिया होता है उसको वो डिसमिस कर देता है, भूल जाता है और देन स्टार्टेड गैम्बलिंग या ड्रिंकिंग। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू वो कहते हैं कि जो पास्ट में अब वो सोचता है, वो उसको कॉन्शियस में है, वो जब व्यक्ति वो कर रहा होता है वो कॉन्शियस में है कि उसने रिजोल्यूशन लिया हुआ है कि उसको ये नहीं करना है, वो अवेयर है इस फैक्ट से, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ वो देखता है कि जो ये अवेयरनेस है उसकी, अब वो पास्ट की एक चीज हो गई है, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में वो देखने लग रहा है, एक वस्तु के रूप में अपने माइंड में देखने लग रहा है। तो वस्तु क्या हो गई? बीइंग इन इटसेल्फ, जैसी है वो वैसी है। मतलब अब वो कॉन्शियसनेस के पार्ट नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस के लिए क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है और इस आधार पर वो डिसाइड करता है कि उसे जो उसने पुराना रिजोल्यूशन लिया हुआ है कि नहीं वो रिफॉर्म्ड है, वो आगे से वैसा नहीं करना है उसको, या उसने जो अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए है कि अब उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी, पहले ऐसा था अब वो ऐसा होगा। तो जो आइडेंटिटी है, तो वो जो फिक्स आइडेंटिटी बना रहा है अपनी, उसको एक ऑब्जेक्ट का रूप दे रहा है। इसलिए वो सार्थ इसके एनालिसिस करते हुए बोलते हैं कि वो एक एंग्विश में है। जैसे ही वो डिसीजन लेता है और शुरू कर देता है स्टार्ट ड्रिंकिंग या स्टार्ट गैम्बलिंग, वो एंग्विश का शिकार है, क्योंकि एट द मोमेंट उसने अपने पुराने वाले रिजोल्यूशन को वहीं पे त्याग देता है। और त्यागने का मतलब है कि अवेयर रहते हुए, मतलब उस अपने पुराने वाले फिक्स आइडेंटिटी को जो उसने अपने को निर्मित करना चाहा है, उससे अवेयर होते हुए भी अपने को उससे अलग कर लेता है। इसलिए वो क्या है, इसलिए वो बोलते हैं कि ही इज इन एंग्विश। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कि एंग्विश इन द फेस ऑफ द पास्ट। और दूसरा एग्जाम्पल वो देते हैं एंग्विश इन द फेस ऑफ द फ्यूचर। वो बोलते हैं कि वो एग्जाम्पल बीइंग एंड नथिंगनेस में है ये सब एग्जाम्पल, और ये कहते हैं कि देखो एक क्लिफ वॉकर है, क्लिफ मतलब चट्टान, खड़ी चट्टान पे चढ़ने वाला, पैदल चलने वाला आदमी है और वो जा रहा है, क्लिफ वॉकिंग कर रहा है वो, और उसको उतना ही विल टू लीव है, मतलब वो जीने का संकल्प लिया होता है, आराम से वो चल रहा है अपनी वॉकिंग के हिसाब से। उसको हैबिट भी है कि मतलब वो माउंटेन के ऐसे छोर पे जाए, बहुत ऊंची है, जहां से उसको देखने पे नीचे खाई दिखाई देती है, आविश जिसको बोलते हैं वो। और एक मिनट में वो, उसको कोई पहले से वो नहीं सोचा रहता है कि वो क्या करने वाला है, वो आराम से जाता है और एक मोमेंट पे जैसे आधे रास्ते पे पहुंचता है तो जैसे कभी कभी नहीं होता है कि डिजीनेस आती है, या उसको क्या बोलते हैं, वर्टिगो, चक्कर आना। तो जैसे ही चक्कर आता है तो आप सर घूमने लगता है। तो वो एक मोमेंट पे जैसे ही क्लिफ मतलब खड़ी चट्टान के ऊपर चल रहा है और वो नीचे देखता है, गहरी खाई है, तो उसको लगता है कि क्या वो यहां से जंप कर जाएगा और जंप करने के बाद क्या करेगी, वो उसकी डेथ हो जाएगी। उसके मन में एक ऐसा ख्याल आता है, जबकि ऐसा उसने पहले नहीं सोचा होता है कि उसको ऐसा करना है, लेकिन उसकी फ्रीडम है, जैसे उसकी फ्रीडम है कि विल टू लीव, वो तो वो बोलता है कि वो ऐसी चीज नहीं है जो कि फिक्स्ड है, डिटरमाइंड है, इसी से हम अटैच रहेंगे। तो बोलता है कि जैसे हमने जीने के लिए संकल्प लिया है, तो हम ऐसा नहीं है कि अनचेंजेबल है, हम मर भी सकते हैं। और वो उसका डिसीजन, एक ऐसा भय, एक ऐसी शंका कि क्या यहाँ से कूद जाएगा और कूद जाने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, ये उसकी एक व्यथा है, पीड़ा, ऐसा हो सकता है। जैसे उसने कभी नहीं सोचा है कि उसको इस स्थिति में अपनी आइडेंटिटी को एक शेप देना है जहां से उसकी जंप करने से या थ्रो ऑफ करने से उसकी डेथ होगी। लेकिन फिर भी एक संभावना ऐसी है कि अगर आप जी रहे हो तो आप मरने के लिए भी सोच सकते हो। और यही जो फ्रीडम है, यही एब्सोल्यूट फ्रीडम है, उसको एंग्विश में डाल देती है।
इसकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हुए सार्त्र बोलते हैं कि देखो, किसी भी तरह से अपने किसी भी आइडेंटिटी को कोई भी फिक्स नहीं कर सकता। मतलब आपने अगर सोचा हुआ है कि मेरी आइडेंटिटी ऐसी है, तो नेक्स्ट मोमेंट आप अपने इस जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, और रिव्यू करने के बाद आप ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, अभी तक जैसे मैं था उससे अलग मेरे को अपनी आइडेंटिटी बनानी है। तो जो आपकी आइडेंटिटी अभी तक रही है, उस आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, उससे एस्केप कर जाते हैं। और एस्केप करने का सेंस ये होता है कि जो आपकी पुरानी पहचान रहती है, जिससे 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 आप निर्मित होते हैं, जो पास्ट की हैबिट रहती है, जिसके थ्रू आपको लोग जानते हैं, विद इन अ मोमेंट आप एक रेजोल्यूशन के थ्रू आप सोच सकते हैं कि आपकी हैबिट नई क्या होगी, या आपकी पर्सनालिटी अगला शेप कैसे लेगी। तो इस आधार पे जब आप बात करते हैं, तो ये कहना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि फ्रीडम आपके पास ऐसी है कि विद इन अ मोमेंट आपने कुछ नहीं सोचा है, पहले से कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन विद इन अ मोमेंट आपके पास ऐसी कुछ सामग्री है, ऐसा आपकी पर्सनालिटी, ऐसी एक कॉन्शियसनेस की फ्रीडम है, कंडेम टू बी फ्री है। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि एक झटके में आप अपने पुराने रेजोल्यूशन को डिनाई कर सकते हैं। तो ये जो डिनाई करने वाला ऑप्शन आपके पास है, ये जो ऑप्शन है कि आप जो पहले थे अब वैसा नहीं रहेंगे, ये ऐसा संकल्प है जिसके द्वारा आप मान लीजिए एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि आपको ऐसा बनना है, और कुछ मोमेंट के बाद, 1 साल 2 साल के बाद, या कुछ ही समय के बाद उस रेजोल्यूशन पे आप रीथिंक करते हैं। तो उस रीथिंक का मतलब क्या होता है? उस रीथिंक का मतलब है कि आपने जो पहले वाला रेजोल्यूशन लिया था, उस मोमेंट में रेजोल्यूशन लिया था, वो पास्ट की चीज हो गई है, और वो पास्ट की चीज क्या हो गई है? नथिंगनेस है। मतलब अब कुछ नहीं है वो आपके लिए, और वो ऑब्जेक्ट हो गया है, मतलब कॉन्शियसनेस की वस्तु हो गई है, जिसके आधार पे वो ये भी बोलते हैं, ब्रेंटानो और हुसर्ल से बड़ी प्रभावित हैं, और बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट समथिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कॉन्शियसनेस अपने आप में एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, किसी चीज की चेतना कॉन्शियसनेस है, किसी के बारे में सोचना कॉन्शियसनेस है, किसी के बारे में विचार करना कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस अपने आप में कुछ भी नहीं है। वो ब्रेंटानो से लेते हैं, हुसर्ल क्या लेता है? ब्रेंटानो से ये फिलॉसफी लेता है। वो किरकेगार्ड से भी ये इस वाले मैटर पे, एंग्जाइटी के मैटर पे, एंग्जाइटी शब्द किरकेगार्ड देते हैं, और उससे प्रभावित होते हैं सार्त्र। और सार्त्र को फ्रीडम इतनी प्यारी है कि वो बोलते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट में आप क्या करेंगे, इवन यू डोंट नो, यू आर कंडेम्ड टू बी फ्री, और ये यू आर बाउंड टू फ्री फॉर योर डिसीजन। और आप जैसा डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन में ये इंगित है, उस परामर्श में ये निर्मित है, ये मौजूद है कि आपको एंग्विश होना ही होना है, और आप इस एंग्विश से बच नहीं सकते। इसलिए वो बार बार शब्द बोलते हैं कि मैन इज इन एंग्विश। और तीसरा वो डिफिनेशन देते हैं, तीसरा वो फॉर्म बताते हैं कि एंग्विश कैसे होती है, कि एंग्विश इन द फॉर्म ऑफ, इन द फेस ऑफ निहिलिज्म। निहिलिज्म को बोलते हैं शून्यवाद, मतलब कुछ भी नहीं है जैसे। तो उसको कैसे बोलते हैं? एथिकल एंग्विश। सपोज कीजिए कि आपने अपनी आइडेंटिटी को किसी वैल्यू के आधार पे बनाया हुआ है, कि आपने ये वैल्यू है आपके लिए, मान लीजिए सपोज कीजिए एक्स वैल्यू है आपने, और एक्स वैल्यू के आधार पे आपने अपना फाउंडेशन बनाया हुआ है कि इस वैल्यू के आधार पे मेरी पहचान बनी है, और यही वैल्यू है, यही मूल्य है, और यही एथिक्स है मेरी, इसके आधार पे मेरी पहचान है। तो बोलते हैं कि सपोज कीजिए कि इस वैल्यू को आप डिनाई कर देते हैं, जो आपके जीने, जो आपकी मॉरलिटी का आधार रहता है, जो आपका फाउंडेशन रहता है, आधारशिला रहती है, उस चीज को अगर आप डिनाई कर देते हैं, तो आपके पास क्या बचता है? आपके पास नथिंगनेस बचता है। नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं है। बीइंग और नथिंगनेस में क्या है? बीइंग पास्ट की चीज हो गई, और नथिंगनेस फ्यूचर की चीज। फ्यूचर में कुछ भी नहीं है आपके।
तो नथिंगनेस जब आता है आपके पास, फ्यूचर आपके सामने नहीं है लेकिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप कह सकें कि ये कॉन्क्रीट है, ये फ्यूचर में होने वाला है। तो इसका ये मतलब है कि जब एथिकल जजमेंट, एथिकल वैल्यू, मॉरलिटी के लेवल पे आपने अपना आइडेंटिटी बनाई हुई होती है और उस आइडेंटिटी को आप क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं, तो आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पे आप बिना किसी आधारशिला के होते हैं, बिना किसी फाउंडेशन के होते हैं। तो जब इस कंडीशन में होते हैं कि आपकी आइडेंटिटी, आपके जो बीइंग पास्ट वाला मोमेंट है उससे नहीं अब संचालित हो रही है, अब संचालित किससे हो रही है, आपने अब नई न्यू मीनिंग निकाली हुई है और न्यू मीनिंग का कोई फाउंडेशन नहीं है, न्यू मीनिंग का कोई फाउंडेशन नहीं है, उसका कोई आधारशिला नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ नथिंगनेस, निहिलिज्म। इसी निहिलिज्म के ऊपर हम देखते हैं कि हालांकि वो बुद्धिज्म के निहिलिज्म, नागार्जुन के निहिलिज्म से एकदम डिफर करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज और जाननी चाहिए इस एंग्विश में कि जब पीड़ा या वेदना या दुश्चिंता कब होती है, जब हमारे पास ये स्वतंत्रता रहती है कि हमारे पास कम से कम मिनिमम देयर आर 2 ऑप्शन इन माय लाइफ, आइदर आई हैव टू डिनाई इट और आइदर आई हैव टू एक्सेप्ट इट। और जब 2 पथ पे चल रहे हैं, ऐसा पथ है जैसे वो क्लिफ वॉकर, माउंटेन पे जो चढ़ने वाला वॉकर है, उसका एग्जाम्पल देते हुए वो बार बार बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि रास्ता सकरा है, बहुत तेजी से हवा आ रही है जिसकी वजह से वो गिर जाने की संभावना के कारण वो सोचता है कि मेरी मौत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक मोमेंट में डिसीजन लेता है कि क्या मैं मर सकता हूं, ये हो सकता है, और दिस इज काइंड ऑफ वर्टिगो, चक्कर आना, सर चकरा जाना। तो मतलब फ्रीडम ऐसी चीज है, फ्रीडम का सराउंडिंग ऐसा है, काइंड ऑफ वर्टिगो, जिसमें आप पढ़ेंगे तो आपका सिर चकराएगा, आपको पजलनेस आएगी, पजल मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यू आर नॉट फिक्स। इसीलिए बोलते हैं कि ह्यूमन आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स, दिस इज नॉट एसेंस। मतलब आप अपने एसेंस से कट ऑफ हो जाते हैं, मतलब एसेंस तो आपका पास्ट का हो गया, वस्तु की तरह से हो गया, और एसेंस जैसे ही कट ऑफ होते हैं आप, वहीं पे एंग्विश शुरू हो जाती है। और फ्यूचर वाला, जैसे ही आप बीइंग फॉर इटसेल्फ की बात करते हैं, बीइंग फॉर इटसेल्फ में कुछ भी निश्चित नहीं है कि क्या होने वाला है, तो जैसे ही उसके बारे में सोचते हैं तो नथिंगनेस आ जाता है, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है आपके सामने, तब भी आपको एंग्विश होती है। तो स्वतंत्रता की परिभाषा जब जैसे भी होगी, जैसे ही हम कहेंगे कि यू आर फ्री, यू आर बाउंड टू बी फ्री, your choices are free, nothing can determine you, nothing can fix you, you are not essence, existence is there first, existence comes before essence। जैसे ही अब ये आप बोलेंगे तो एसेंस से कट ऑफ होने की बात हो रही है, जैसे ही एसेंस से कट ऑफ होंगे, जैसे ही आप सोचेंगे कि नहीं नहीं इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, त्यों ही आप देखेंगे कि आपके सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। और उस चुनौतियों में जैसे ही आप आगे उसकी एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस में आपके पास 2 ऑप्शन मिनिमम आते हैं। 2 ऑप्शन हमेशा जीवन मृत्यु के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि हर घटनाओं के संदर्भ में, और हर घटनाओं के संदर्भ में आप इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल कि मिलिट्री कमांडर है, इसको पहले वाले इशू में भी हमने इस एग्जाम्पल को दिया हुआ था कि सपोज कीजिए कि मिलिट्री कमांडर है और अपनी बटालियन को वो कहीं ऑपरेशन पे भेज रहा है, और वो नहीं जानता है, सपोज कीजिए कि टेररिस्ट हैं या एनिमी कंट्री है, वहाँ पे सोल्जर है, और अपने किसी मिशन पे अपने सोल्जर्स को भेज रहा है एक कमांडर को नहीं मालूम है कि आगे जो कन्फ्रंट होने वाली है एनिमी सोल्जर से और उसके अपने सोल्जर से, उसमें क्या होगा। तो एक तरह का एंग्विश वहां पे भी है उसको कि क्या होगा, मतलब उसको चिंता तो है ना
कि मतलब हो सकता है कि इसकी पूरी की पूरी टुकड़ी जो बटालियन है खत्म हो जाए, हो सकता है कि वो बटालियन सेफ पैसेज में वापस आ जाए अपने अपने जो टारगेट दिया गया है उसको अंजाम देते हुए। तो इस आधार पे वो भी एक एंग्विश में है। तो एंग्विश होना खराब बात नहीं है, लेकिन एंग्विश में हमेशा रहना इज नॉट गुड। एंग्विश में आना मतलब आपके पास जीवन को हमेशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन आप चुनौतियों से भरा देखते हैं, जीवन में स्वतंत्रता के सामने आप विवश नहीं हैं, जीवन में आप उस सच्चाई को स्वीकार कर पा रहे हैं जिससे आपका सामना होना है। तो आपका सामना किस चीज से होना है? आपका सामना नथिंगनेस से होना है। आप अपने फ्यूचर के लिए परेशान हैं, तो फ्यूचर क्या है? एक नथिंगनेस है। लेकिन जनरली आदमी ऐसे सोचता नहीं है, वो एक ऐसे पैटर्न पे लाइफ को चलाता है जो कि एक सिंपल पैटर्न होता है। एकाएक वो जंप ऑफ नहीं कर देता है कि एकाएक हमको रिवोल्यूशनरी बन जाना है, एकाएक ऐसा हो जाना है। एक सेफ पैटर्न होता है लाइफ का, लेकिन कुछ कुछ उसके एक्सेप्शन भी होते हैं। तो सार्थ उस एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सार्थ उस मेन फ्रीडम की बात कर रहे हैं जहाँ पे ऐसी स्थितियाँ आती हैं। वो सिचुएशंस की बात कर रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़े। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि सिचुएशन एथिक्स, एवरीथिंग इज इन सिचुएशन एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन। इवन यू डोंट नो व्हाट टू डू, पहले से आप फिक्स नहीं है, आपको उसी मोमेंट में एक फैसला लेना होता है, और उस फैसले की वजह से, फैसले लेने के मोमेंट में, फैसले लेने की घड़ी में आप एंग्विश में होते हैं। और उस एंग्विश की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? जो फैसला ले रहा है, जो डिसीजन ले रहा है, जो रेजोल्यूशन ले रहा है। तो हमने देखा कि क्लिफ वॉकर जो चट्टान, खड़ी चट्टान पे चढ़ने वाला जो है वो, और जो अल्कोहलिक, रिफॉर्म अल्कोहलिक या गैम्बलर है वो, इन दोनों कंडीशन में उसके पास अपने पास से कट ऑफ होकर के या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, वो नहीं जानता है कि क्या हो रहा है, वो पहले से डिसाइडेड नहीं कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। इन दोनों कंडीशन में पहले से कुछ भी फिक्स नहीं है, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर नोवेयर, फेंक दिए गए हो। और एग्जिस्टेंशियल एथिक्स की यही खासियत है, लेकिन इसकी आलोचना करते हुए बार बार बोला जाता है कि इस तरह तो आदमी एकदम निराशा में चला जाएगा, कुछ पॉजिटिव कर ही नहीं पाएगा। उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्स हैं, हम देखते हैं कि लाइफ में उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति की फिक्स होती हैं, तो उस फिक्स होने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ये एग्जिस्टेंशियल एथिक्स कुछ नहीं बोलती है। ये तो तुरंत की चुनौतियों के बारे में बात करती है। ये तो कॉफी हाउस का फिलॉसफी है कि मन में आया तो तुरंत कर लिया, चलो बियर पी लिया, चलो अपने को रिफॉर्मिस्ट बना लिया, चलो अपने को ये कर लिया। तो लाइफ तो ऐसे नहीं चलती है ना। लेकिन वो बोलते हैं, सार्त्र इसके बावजूद बोलते हैं कि देखिए आपकी चुनौतियां कमजोर नहीं है, आप जिस भी चुनौती का सामना करते हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इसलिए फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट, सिचुएशन इज इम्पॉर्टेंट एंड एंग्विश इज इम्पॉर्टेंट इन दैट फ्रीडम। तो इसलिए वो बोलते हैं कि मैन इन एंग्विश, पूरे बीइंग एंड नथिंगनेस में, या इवन अपने एक प्ले में भी बोलते हैं, वो एज ऑफ द रीजन में एक उनका कैरेक्टर रहता है मैथ्यू, और मैथ्यू के सामने ऐसी चुनौतियां आती हैं जो कि एक झटके से उन चुनौतियों को अपने पास से कट ऑफ करते हुए नया डिसीजन ले लेता है। तो उस बदले हुए व्यक्तित्व के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा पाता है कि वो कैसा आदमी है। हालांकि रेयरली ऐसा होता है, क्योंकि हमारा जो पास का ट्रेंड रहता है, जो पैरामीटर हमने अपने लिए बनाए होते हैं, उसको एकाएक ब्रेक करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा होता भी है, क्योंकि एकाएक अगर आप अपने को थिंक करें कि नहीं, अब आपको, आप जैसे हैं वैसा नहीं रहना है, आपको नया आप बनना है, तो नया बनना है तो आपने जो पहले रेजोल्यूशन लिया होता है उससे एकदम कट ऑफ हो जाते हैं। तो जो ही आप कट ऑफ होते हैं अपने पुरानी सिचुएशन से नई सिचुएशन के लिए, तो एक गैप आता है, वो गैप नथिंगनेस का गैप है। और यही नथिंगनेस क्या करती है?
एंग्विश में आपको डालती है। और यही सार्त्र का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्विश है। थैंक यू।